हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं केमिस्ट्री में तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सर अगर आपको याद हो, आपने बीएससी, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है या फिर आप किसी और स्ट्रीम में है तो आपने दो जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होता है। जब हमने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अगर आप बीएससी के हो तो पिछले सेमेस्टर में यानी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, वहां पर भी हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम था। दूसरा सर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फेज में पढ़ा था, अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ी अलग चीजें, डेफिनेशन सेम हो सकती है बट हाँ मेथड थोड़ा सा अलग है। वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का तरीका अलग था क्योंकि वहां फेज के साथ डील कर रहे थे। अब भी हम क्या करने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है क्योंकि यहां पर हम रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन इससे हम डील करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक जो हमारा पेपर का नाम है वो इस वक्त हम कर रहे हैं। अगर आप बीएससी में नहीं है और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है तो आप लेक्चर को आराम से एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं भाई, इस पेपर में हमारे पास ये 8 यूनिट दे रखी हैं जिनमें से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ लिया है, इनको कंप्लीट कर लिया है और इनके सारे के सारे क्लास नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगला मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट किया है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सर इंट्रोडक्शन पार्ट उसका पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं ये हम कवर कर चुके हैं। दूसरा रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, बहुत सारे इसमें रेज होती हैं, वो सब के बारे में भी हम जान चुके हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है ये जान चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट था सर। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आने में थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग गया भाई, बीच में अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया था बट कोई नहीं, अभी ठीक हूं और अब मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर्स आपके मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वैसे भी कई दिन हमारे मिस हो गई है क्लास, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। चलिए भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानते हैं, क्या होता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली हमने फेज इक्विलिब्रियम में भी जाना था, यहां पर भी जाना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टाइप का क्या होता पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हम बोल सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट की काउंटिंग होती है। कोऑर्डिनेट मतलब अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स, वाई, जेड 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताए थे। तो किसी भी सिस्टम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसके इंडिपेंडेंट कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत हमें पड़ेगी उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आप कहोगे सर आपने पता नहीं कौन सी डेफिनेशन बोल दी, ना तो समझ में आई है ना रुकी, ये सीधी ऊपर से निकल गई। कोई बात नहीं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो भाई ऐसा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में, ऐसे मान के चलता हूं मैं, सपोज मेरे पास में ये कोई रास्ता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज आई हैव ए वे, मेरे पास कोई रास्ता है और यहां पर कोई भी बंदा चल रहा है, यहां पर कोई भी बंदा मान लीजिए चल रहा है, ये घूम रहा है, ये कोई भी पार्टिकल, कोई भी बंदा है, मुझे मान लीजिए मैं रास्ते पे जा रहा हूं सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करो भाई, एक बार यहां पर जान लो, हमें वैसे भी पता है। वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने होते हैं सर, 3 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। ये तो हमको पहले से पता है ना भाई, ये तो हमको पहले से पता है ना सर, बिल्कुल पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, हम पहले से इसके बारे में जानते हैं। 3 होते हैं। मान लीजिए ये जो एक्सिस है, भाई, ये जो एक्सिस है ना वो है मेरी एक्स एक्सिस। कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी बंदा मेरा एक्स एक्सिस पे जा रहा है, घूम रहा है मतलब उस पे, तो मुझे अगर उसकी पोजीशन पता करनी है तो क्या मुझे वाई से, क्या मुझे जेड से कोई मतलब होगा, हम कहेंगे नहीं। हम कहेंगे सर बंदा कहां है, हम सीधा सीधा कहेंगे एक्स डायरेक्शन में चले जाओ, मिल जाएगा आराम से। मतलब एक्स डायरेक्शन जो होगी, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो वाई से जेड से इंडिपेंडेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की पता करने की कोशिश करें कि सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हम कहेंगे सर 1 है, क्योंकि ये हमारा एक डायरेक्शन में जा रहा है।
क्या इसमें कोई समस्या आई? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। अच्छा सर, एक और तरीके से समझने की कोशिश करता है, एक और तरीके से समझने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्सिस है और दूसरी एक्सिस मान लीजिए ये है मेरे पास। इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस है। अभी एक्सिस छोड़ो, एक्सिस छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं, क्योंकि चीजें बिल्कुल हमारे क्लियर होनी चाहिए। मैं एक दीवार लेता हूं, मैं एक क्या करता हूं, मैं एक दीवार लेता हूं, दीवार ले लो सर। ये रही मेरे पास एक दीवार, ये मेरे पास एक दीवार आ गई, ठीक है सर। ये है मेरे पास एक दीवार, ये है मेरे पास एक दीवार। व्हाइट कलर की दीवार ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, व्हाइट कलर की दीवार ले लेते हैं। थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस, है ना। आपको सर ये तो थोड़ी सी अलग टाइप की हो गई है, कोने इसके वाइट नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हमको सिर्फ समझना है, हमको सिर्फ समझना है कि हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ सकते हैं आसान भाषा में। ये हमारे पास क्या है, दीवार है। अगर आप इस दीवार को देखो तो दीवार की दो चीजें भाई, एक ये, अरे इस दीवार के पास में ये मेरे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास मान लीजिए वाई एक्सिस है, क्योंकि दीवार तो दो ही केस में होगी ना, एक एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस। अच्छा, यहां पर अब मान लीजिए कोई छिपकली है जो इस दीवार पर चल रही है, जो इस दीवार पर मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास छिपकली चल रही है, इस दीवार पर हमारे पास छिपकली चल रही है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं सर इसकी पोजीशन के बारे में, मुझे इसकी पोजीशन के बारे में जानना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी है और वाई एक्सिस पर कितनी है। मतलब मुझे इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी है। तो मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर एक्चुअल हम बात करें सर, अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हमारे पास तो 3D स्पेस होता है भाई, 3D का मतलब एक्स वाई जेड। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए सर कोई भी पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है, कोई भी पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है, तो हम वहां से उसकी एक्स डायरेक्शन में देखेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन में कितना गया, वाई में कितना गया, ऊंचाई मतलब जेड पे कितना गया, सारी चीजों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अच्छा, इसको हम कैसे समझें, इसको चलो ऐसे समझते हैं, एक काम करता है, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम का बताया था भाई, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे, आई होप आपको समझा सकूं, ठीक है। मैंने ये ले लिया, मान लीजिए तीसरे 3D को समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, मुझे लगता है 2-3 बार इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया था और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया था। अब जरा ये देखिए भाई, ये मेरे पास में कोई भी मान लीजिए पक्षी उड़ रहा है, पक्षी मान लिया मैंने भाई, ये मेरे पास में कोई भी पक्षी उड़ रहा है, ये मेरे पास में सेंटर है। अब इस सेंटर से ये मेरे पास में वाई एक्सिस हो गई भाई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है। सर जेड एक्सिस में कितना ऊपर गया है ये भी मेरे को पता होना चाहिए। सर यहां पर ये वाई है तो वाई डायरेक्शन में कितना गया है ये भी मेरे को पता होना चाहिए। और एक्स डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, इसको नीचे करके इसको एक्स डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना गया है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इसको देखो समझने के लिए क्या करते हैं, अब ये वाई डायरेक्शन में इतना गया, एक्स में इतना गया, जेड में इतना गया, हमें तीनों डायरेक्शन के बारे में इसको पता होना चाहिए। सर इस तरह से अगर हम बात करेंगे सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वी कैन से देयर इज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ताकि मैं इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकूं। भाई मुझे लगता है अगर ये चीजें समझ में आ गई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत आसानी से समझने वाला है। भाई अभी तक तो हमने केवल ये जाना कि एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। अब हम एक काम करते हैं सर, बड़े ही प्यार से इसकी डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। तो जैसे हमने समझा ना, जैसे हमने समझा है वैसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। क्या होता है सर, हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भाई, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, हम बोलेंगे भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द minimum number of independent, ये टर्म बहुत जरूरी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, independent variables
आपका कोई वेरिएबल, वेरिएबल्स मतलब ब्रैकेट में लिख लो कोऑर्डिनेट्स, वेरिएबल मतलब कोऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे भाई? द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट which can explain या which can specify the position of position of सिस्टम मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, सिस्टम मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। आई होप यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में कंप्लीटली भाई, कंप्लीटली का मतलब है पूरी तरह से अगर किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली अगर हमें स्पेसिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो कितने कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत मुझे पड़ेगी सर, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है ये भी समझ में आ रही होगी। जैसे कि हमने जाना सर मुझे 1 की जरूरत पड़ी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, 2 की जरूरत पड़ी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, 3 की जरूरत पड़ी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अभी सर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये तो मैंने केवल एक पॉइंट लिया है। अभी अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करने लगूं सर, मॉलिक्यूल में तो मेरे पास में कई सारे एटम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अच्छा यहां पर एक और चीज समझो सर, किसी भी अगर हम बात करना चाहें डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां से देख लीजिए भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहां लिख सकते हैं फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर मैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, तो भैया सीधा मैं एक बड़े प्यार से लिख सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज इक्वल टू 3। आप कहेंगे सर कैसे? अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल मतलब एक सिंगल एटम की बात करता हूं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक एटम होता है ना, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, किसी की भी बात कर सकते हैं, एक सिंगल एटम होगा तो या तो वो एटम एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा या जेड में जाएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके कितने हो जाएंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 3 रहेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि सर हमारे पास तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक नहीं एक से ज्यादा हमारे पास क्या है? एटम्स हैं, इसमें एक नहीं एक से ज्यादा हमारे पास एटम्स है, मतलब वी कैन से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सर यहां पर एक चीज देखिए, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? फॉर 1 एटम, है ना, 1 एटम। भाई एक एटम है तो वो एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। भाई पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? पॉलीएटॉमिक का मतलब मान लीजिए हम n की बात कर रहे हैं, फॉर n एटम। भाई n एटम हमारे पास है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n के इक्वल। n क्या है भाई? n इज द नंबर ऑफ एटम्स। जितने किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। सर क्वेश्चन ये नहीं आता कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, क्वेश्चन आता है सर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने हैं। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, ये तो अभी तक नहीं सुनी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई? यहां पर हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना भाई। तो यहां से हमने जाना सर टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जरा हमें बता दीजिए, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के होते हैं। तो हम कहेंगे भाई साहब डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीनों के नाम लिखो, फिर 1 बाय 1 तीनों की बात करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है सर पहला,
दूसरा कौन सा हो? दूसरा होता है हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दूसरा होता है सर। तीसरा कौन सा होता है सर? तीसरा होता है हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है सर। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये बता दीजिए, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये भी बता दीजिए, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये भी बता दीजिए। चलिए सर कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ट्रांसलेशनल, क्या होता है रोटेशनल, और क्या होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, वन बाय वन तीनों को पढ़ते हैं। तो हम यहां पर पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बनाते हैं, और वो किसकी बनाते हैं? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई हमको एक चीज पता है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये क्या है? ये है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये तो होता है भाई, यही तो होता है। तो हम क्या बोलेंगे? द मिनिमम नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कैसे लिखेंगे भाई? इसको हम ऐसे लिखेंगे सर। कैसे लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। देख लेना भाई, बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में भी बता रहा हूं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज by which a molecule can move through space. किसी भी स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल जितने इंडिपेंडेंट वेज द्वारा क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहां पर याद रखना है, दिस मूवमेंट include the motion of center of gravity या center of mass। सर ऐसा नहीं है कि आप मूव करा रहे हो, सेंटर ऑफ मास वहीं का वही है। सर मूव कराने का मतलब है सेंटर ऑफ मास पे आपका मूव करना चाहिए। आपको सर ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है जरा ये बताइए। मतलब सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहां से पकड़ कर अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को लटका दूं तो उसकी दोनों तरफ का मास इक्वल आता है, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सपोज ऐसे समझते हैं, मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल और ये बीच में बॉन्ड है, और इस बॉन्ड से दोनों एटम मतलब बने हुए हैं, जो बॉन्डेड है। अगर मैं इसको इधर पकड़ता हूं तो ये नीचे को आ जाएगा, इधर पकड़ूंगा तो ये नीचे को आ जाएगा, बीच में पकड़ूंगा तो ये दोनों एटम्स का वेट इक्वल होने की वजह से ये बीच में एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने फिजिक्स में बहुत जगह सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा सेंटर जहां पर उसके मास इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उससे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सर इसका मूव करने का मतलब क्या है? ये आपका एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या वाई में जा रहा है या जेड में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में अगर जाता है और उसका सेंटर ऑफ मास मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्वेश्चन क्या आता है सर? सर किसी भी मॉलिक्यूल में कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? हम कहें ना सर कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अगर मैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं भाई, वो होते हैं हमारे किसके बराबर? 3 के बराबर। वो होते हैं हमारे पास 3 के बराबर। आप कहोगे सर 3 के बराबर क्यों? अभी अभी तो देखा कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, या तो वो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा या जेड में जाएगा। 3 के अलावा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और नहीं है तो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हमारे पास 3। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अगर हम बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 3n के बराबर है, जिनमें से 3 हमारे पास क्या हो गए? 3 हमारे पास हो गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डन? ओके, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सर
दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर क्या होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जरा बताइए। तो बिल्कुल सेम टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे, सेम टाइप की डेफिनेशन। कैसे लिखेंगे भाई सेम टाइप की डेफिनेशन? अभी हमने क्या जाना था, अभी हमने जाना था द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच ए मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू स्पेस, जिसमें एक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है या एक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। मतलब यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे भाई द नंबर या द मिनिमम नंबर ऑफ independent ways by which a molecule can rotate, जिसकी वजह से, जिनमें क्या करता है हमारा एक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। सर रोटेशन का मतलब क्या है? यहां एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। क्या याद रखना है? इन रोटेशन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स मस्ट बी चेंज्ड। तो यहां पर क्या है, इन रोटेशन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स मस्ट बी चेंज्ड। मतलब भाई, मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ही भूलना नहीं है बिल्कुल भी। मस्ट बी चेंज्ड, कभी भी जब भी हम रोटेशन कराएंगे तो एटम्स का ओरिएंटेशन सदैव चेंज होना चाहिए, वही नहीं रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए अलोंग विद, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं भाई, अलोंग विद सेंटर ऑफ मास के अलोंग उनका ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए, उसको रोटेशन कहते हैं। सर रोटेशन का मतलब, मुझे लगता है पिछले वाले जो लेक्चर था जहां पर हमने बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, सर वहां पर भी मैंने आपको रोटेशन का मतलब बताया था कि रोटेशन का मतलब क्या। आज फिर से समझ लेते हैं। सपोज हमको ये मॉलिक्यूल वाई ले लेते हैं, चलो ये है मेरे पास एक मॉलिक्यूल। सपोज अभी ये एक्स डायरेक्शन में है, किसमें है? एक्स डायरेक्शन में है। अभी इस मॉलिक्यूल, ये मेरे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखें, लीनियर का मतलब है सीधा, लीनियर का मतलब सीधा एक ही एक्सिस में है, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको रोटेट कराना हो तो सर तीन कंडीशन से कर सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, अगर मैं ये एक्स डायरेक्शन मैंने ले ली, ये मेरे पास वाई होगी, और ऊपर नीचे करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी? जेड एक्सिस। याद रखना है, लेफ्ट राइट एक्स होगी, है ना, और ये आगे पीछे की अगर हम बात करें तो ये मेरी वाई है, और ऊपर नीचे की बात करूं तो मेरी जेड है। अगर मैं इसको आगे पीछे वाली एक्सिस पर रखता हूं और इसको सेंटर ऑफ मास पर उंगली रख के इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, क्या सर ये घूमेगा? हम कहेंगे बिल्कुल घूम रहा है। रोटेट कर रहा है? बिल्कुल रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास को पकड़ के अगर मैं इसके अलोंग इसको घुमाता हूं तो इधर वाला एटम इधर आ गया और इधर वाला एटम इधर चला गया। क्या मतलब इसमें सर रोटेशन हुआ? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इन एटम्स का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। तो पहली बात तो ये कि सर अगर लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो इसमें वाई डायरेक्शन के थ्रू मैं रोटेशन करा सकता हूं। सर जेड के थ्रू करा सकते हैं क्या? जेड कहां? ये है जेड, भाई जेड यही तो है, और जेड के थ्रू मैं इस तरह से घुमा सकता हूं। क्या सर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब मैं वाई के अलोंग भी घुमा सकता हूं, जेड के अलोंग भी घुमा सकता हूं। अब सर एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस मेरी ये रही, क्या मैं एक्स में घुमा सकता हूं? एक्स एक्सिस के रोटेशन, अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में घुमा भी रहा हूं तो सर एटम्स जहां है वहीं के वहीं पर है, एटम्स नहीं घूम रहे, एटम्स नहीं। देखो ये मेरे पास वाई था, घूम रहे, ये मेरे पास जेड है, घूम रहे, ये मेरे पास एक्स है, नहीं घूम रहे, स्पिन कर रहे। इसको चक्रण कहते हैं, रोटेशन नहीं कहते। सर ये स्पिन कर रहे हैं लेकिन रोटेशन नहीं कर रहे। तो सर यहां पर ना अगर हमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो मुझे दो तरह की चीजों के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। सर दो तरह की चीजें मतलब क्या कहना चाह रहे हो? देखो दो तरह की चीजों का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझ लेना भाई, ध्यान से समझ लेना। हम बात कर रहे हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हम बात कर रहे हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग पढ़ते हैं भाई।
दो तरह के मॉलिक्यूल्स में हम अलग अलग पढ़ते हैं। सर वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो होते हैं मेरे पास लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। तो यहां पर हम बात करेंगे, एक होते हैं मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरे मेरे पास होंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। आप कहेंगे सर ये कौन सा फंडा है, जरा इसके बारे में भी बताइए। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इन दोनों में क्या फंडा है सर? देखो अभी अभी हमने जाना लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में। सर लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम ये देखते हैं कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कितने आए थे भाई? सर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे मेरे पास, दो। कितने आए थे? दो, क्योंकि ये लीनियर है भाई, ये लीनियर है, और लीनियर है तो दो ही तरह से घूम सकता है। और ऐसा नहीं दो एटम, अगर दो से ज्यादा एटम्स हो, सपोज मैंने ये ले लिया, एक दो तीन एटम्स है, अब ये भी तो लीनियर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वाई के अलाउंग घूम सकता है, जेड के अलाउंग घूम सकता है, एक्स के अलाउंग नहीं घूम रहा। जो ओरिएंटेशन है वो तो सेम ही है ना, और सेम है तो मतलब सर हम सीधे सीधा ये बोल सकते हैं कि सर अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सदैव कितने रहेंगे? दो रहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में। सर एक और चीज है, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो भी दो रहेंगे क्या? हम कहेंगे नहीं, नॉन लीनियर लेके देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास नॉन लीनियर, सर इसमें एक एटम, दो एटम, तीन एटम है, और ये तीनों एटम एक सीध में नहीं है। मतलब जैसे अगर ये वाला एटम इसके सामने होता तो लीनियर होता, बट ये सामने नहीं, तिरछा है, मतलब लीनियर नहीं है। ये है हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब इस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल को तीनों डायरेक्शन में हम रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। सर ये मैंने बताया था वाई डायरेक्शन, वाई में अगर मैं घुमाता हूं सर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। सर जेड डायरेक्शन में घुमाओ, क्या जेड में घुमाता हूं ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? सर हो रहा है। अब एक्स में घुमा के देखो, क्या एक्स में घुमाने पर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, हम यहां से ये बोल सकते हैं अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आए भाई? तीन आ गए सर। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? तीन आ गए। तो याद रखना भाई, मैंने आपको बताया लीनियर मॉलिक्यूल में एक डायरेक्शन पर रोटेशन नहीं होता, स्पिन होता है, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में तीनों डायरेक्शन पर क्या होता है हमारे पास? तीनों डायरेक्शन में हमारे पास रोटेशन हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होते हैं। जबकि ट्रांसलेशन चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, सब में आपका तीन मिलेगा। सर इसी तरह से हमारे पास एक टाइप के और है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। सर वो कौन सा है? तीसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम क्या है? वो हमने पढ़ा था सर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो उसको भी लिख लो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है सर। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ चलते हैं। क्या करना है सर? सेम कहानी है। सेम कहानी कौन सी? जो अभी तक हम पढ़ते हैं, हमने क्या था? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच ए मॉलिक्यूल कैन मूव, घूम रहा है, ट्रांसलेशन हो गया, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल हो गया। सर वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशनल हो जाएगा। मतलब हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? हम लिखेंगे इज द मिनिमम नंबर ऑफ independent ways by which a molecule in which a molecule can vibrate, जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। रेस्पेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इन वाइब्रेशन एटम्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर।
भाई मतलब ये है कहने का जो एटम्स होते हैं वाइब्रेशन वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं, जैसे एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है। अब ध्यान देना बीच में क्या है, बॉन्ड है। अब ये दो एटम दो तरह से मूव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली पास पास आ सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं, पास आ सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग करती है ना, स्प्रिंग को आप देखो वाइब्रेट करते हुए, वैसे ही अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो सर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वाइब्रेशन में, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो सर ये भी ना दो तरह से डिपेंड करेगा, ये भी हमारा दो तरह से डिपेंड करेगा। सर दो तरह से डिपेंड कैसे करेगा जरा बताइए। दो तरह से, क्योंकि रोटेशनल ने अपना फंडा दिखा दिया ना, रोटेशनल ने बोला कि भाई मैं दो तरह से डिपेंड करूंगा। अगर मेरे पास लीनियर होगा तो अलग टाइप से, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो अलग टाइप से। लीनियर हुआ तो अलग टाइप से, नॉन लीनियर हुआ तो अलग टाइप से। वाइब्रेशन बोला भैया हम भी ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे भाई, हम भी ऐसे करेंगे। अगर लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होंगे, और अगर नॉन लीनियर होता है तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास अलग होंगे। बोलेंगे कैसे अलग होंगे जरा बताइए। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो एक चीज देखो सर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3n था ना, बिल्कुल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, जिसमें ट्रांसलेशनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। रोटेशनल कितने होते हैं, डिपेंड करता है लीनियर है कि नॉन लीनियर। सर ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल अगर लीनियर में देखें तो रोटेशनल कितने आए थे, 2 आए थे, टोटल 3n है। तो वाइब्रेशनल कितने बचे, 3 और 2 कितने हो गए, 5। अगर मैं 3n में से 5 को माइनस कर दूंगा तो वाइब्रेशन नहीं निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n माइनस 5। तो भाई वाइब्रेशनल हो जाएगा 3n माइनस 5। आई होप क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर है। सर फिर तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा नॉन लीनियर में कितना होगा भाई, नॉन लीनियर में 3n माइनस कितना करना पड़ेगा भाई। ट्रांसलेशनल अगर हम देखें तो 3 थे, रोटेशनल देखें तो ये भी 3 थे, नॉन लीनियर में ये भी 3 थे। तो वाइब्रेशन कितना, 6 माइनस करना है, 6 हो गया। तो यहां से हमारा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 6। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, अब हम समरी कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं क्या होता है। देखिए समराइज ऐसे करता है भाई, हमारे पास है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कितना होता है भाई, 3n के बराबर होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर होता है, 3n के बराबर होता है। जिसमें अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप का होगा। पहला ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पूरा लिख देते हैं, चलो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी लिख देता हूं खाली, ट्रांसलेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा हमारे पास होता है रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा हमारे पास होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सर यहां पर हमने जाना था ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास कितना होता है, 3, चाहे वो लीनियर हो मॉलिक्यूल, चाहे हमारा नॉन लीनियर हो। या फिर ऐसे कर लेते हैं, चलिए एक टेबल ही बना लेते हैं, इस तरह से ऐसे, है ना, इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पर एक टेबल, ताकि सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां मैं लिख देता हूं लीनियर मॉलिक्यूल, और यहां लिख देता हूं मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा। तो क्या भाई, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, दोनों में आपका कितना होने वाला, 3 होने वाला। सर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर में 2 होता है, नॉन लीनियर में 3 होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो लीनियर में होता है सर 3n में से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, और नॉन लीनियर में 3n में से कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने कंप्लीटली करने के बाद इसकी टेबल भी जान ली। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि हमें सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल H2, सपोज मेरे पास है H2 की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भाई, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n के बराबर होता है ना, बिल्कुल होता है। सर 3 into n कितने एटम्स है H2 में, सर 2 एटम है,
2H है तो 2 कर दो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 6 आ गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा सर। जिसमें से अगर आप देखो भाई ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, तो बताइए सर ट्रांसलेशनल कितने होंगे सर 3 ही होते हैं। रोटेशनल कैसे होंगे, H2 लीनियर है नॉन लीनियर है, जरा देखिए भाई H2 कुछ ऐसा होता है भाई, H2 कैसा होता है, H2 कैसा होता है सर, ऐसा होता है H सिंगल बॉन्ड H, यही तो होता है H सिंगल बॉन्ड H। सर लीनियर है तो रोटेशनल कितने आएंगे सर 2 आ जाएंगे। लीनियर है तो रोटेशनल कितने आएंगे सर, रोटेशनल आ जाएंगे हमारे पास 2। वाइब्रेशन कितना होगा 3n-5 होता है तो कितना बचेगा 3 इंटू n मतलब कितना हो गया 2 -5 यानी कि 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1 आ गया। तो भाई ट्रांसलेट 3 2 1 3 + 2 5 + 1 6 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते चलिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते। मैंने एग्जांपल ले लिया CO2 को ले लिया। अब CO2 में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू n कितने सर, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ही एटम है पूरे, तो 3 3 जा 9 सर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 9। अब ये 9 कैसे, जरा तीनों को बताओ भाई। हमारे पास ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा। ट्रांसलेशन तो 3 ही होने वाला है, चाहे वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। लीनियर नॉन लीनियर का कहानी तो यहां चलने वाली है सर। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल ही होता है। हमने इसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से जान रखा है सर। कहां जाना था, जब आप BSc फर्स्ट ईयर करते हो, जब भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का आप बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करते हो, वहां हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी थी, और वहां कैसे पता करते हैं वो सब भी बता दिया था, इसलिए यहां नहीं जानने वाले। तो CO2 की ज्योमेट्री हमारी कैसे होती है भाई, लीनियर ही होती है। और लीनियर होती है तो इसमें रोटेशन कितने हो जाएंगे सर 2 हो जाएंगे, रोटेशनल 2 हो जाएंगे, वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3n- कितना 5। तो 3n कितना भाई, 3n बराबर कितना आ रहा है, 3n बराबर आ रहा है हमारे पास 9, तो 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 + 2 5 5 + 4 9। आई होप समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि चीजें हमारी क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। चलिए अभी मैंने जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया है CH4। मैंने किसका एग्जांपल ले लिया भाई CH4। और CH4 की अगर हम बात करें तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सर 3n के बराबर, 3 इंटू n के बराबर, यानी कि 3n के बराबर, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है सर, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, ओवरऑल हो गए 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे है, तो 5 3 से कितना होगा भाई 15, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 15। जिसमें से हमारे पास 3 चीजें होती है भाई, ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है। ट्रांसलेशन तो सर कैसा भी हो 3 ही रहना है, लेकिन रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिपेंड करता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिपेंड करता है। सर यहां बात करें रोटेशनल कितना होगा, CH4 द मोस्ट वन, कितनी बार नहीं जाना हमने, हर सेमेस्टर में इसका पीछा नहीं छोड़ते भाई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना कार्बन की, कार्बन बीच में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल आपको ज्योमेट्री नजर आती है, बहुत बार इसको बता चुके हैं। तो ये क्या लीनियर आपको लग रहा है, हम कहेंगे सर कदापि नहीं, ये तो हमारे पास नॉन लीनियर हो गया, ये तो हमारे पास नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर कौन सा है भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हमने कई बार बनाई भी है। हमारे पास कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा इधर है, एक हाइड्रोजन हमारा आगे की साइड है भाई है, पर एक हाइड्रोजन हमारा बिलो द प्लेन है, तो ये तो नॉन लीनियर हो गया। ये तो हमारे पास क्या हो गया भाई, ये तो हमारे पास नॉन लीनियर हो गया, ये तो हमारे पास नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि इस तरह से ट्राइगन इसके ट्राइगन भी बन रहा है, ये तो हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो जाता है। और सर अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल भी इसमें कितने होंगे 3 होंगे, और रोटेशनल 3 होंगे तो वाइब्रेशन कितना बचा भाई 3n-6 होगा, क्योंकि 3 और 3 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, 3n की वैल्यू कितनी आ गई 15, 15-6 है, 15-6 कितना बचेगा हमारे पास, वो हमारे पास वाइब्रेशनल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 9। कितना बचेगा हमारे पास 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, हम H2 की बात करते हैं। इस बार किसकी बात करते हैं, H2O वाटर, H2O
H2O भाई अभी हमने बताया था, जो नॉन लीनियर के लिए इसकी शेप कैसे होती है? हमारे पास सर ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। इसकी शेप क्या होती है? वी शेप होती है सर। क्या होती है? वी शेप होती है। ये भी हमारे पास क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। ये हमने जान रखा है पहले से सर। तो अगर हम इसकी बात करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे ये बता दो, ये बता दो भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल तो कितने हो जाएंगे? 3n के बराबर है। 3n मतलब 3 इंटू एन कितना है? एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, 3 हो गए, 3 3 जा 9 हो गए सर। 9 हो गए ना? बिल्कुल हो गए। ट्रांसलेशनल 3 होंगे सर। रोटेशनल क्या है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर तो 3 हो जाएंगे। वाइब्रेशनल 3n माइनस 6 होगा। 3 इंटू एन कितना है? एन भी 3 है, माइनस 6 हो जाएगा। तो वाइब्रेशन कितने हो जाए? 6 3 कितना होगा? 9 माइनस 6 3 हो गया। वाइब्रेशन आपके कितने हो गए? 3 हो गए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लास बहुत सिंपल थी, टॉपिक भी बहुत सिंपल है। आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्लियर है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगले लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन चीज स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है हमारे पास भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसको डिटेल से हमें पढ़ना है, इसके सारे के सारे स्पेक्ट्रम पढ़ने, इसमें जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद वाइब्रेशनल, फिर रमन, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत वेटेज रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। आपको बस एक ही काम करना है जो बार बार मैं आपको कहता हूँ। कुछ लोग हो सकता है आप में से करते हो, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही, मुझे लगता है बोल सकता हूँ भी कंजूस टाइप के हैं कि खुद देखना, बाकियों को क्यों बताना। भाई ऐसा मत नेचर रखो, खुद भी देखो, बाकियों को भी दिखाओ। भाई जिसको जरूरत है वहां तक जरूर पहुंचाओ। बस इतना ही चाहता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।